Hello everyone. This lecture series is brought to you by Raj Malhotra's IAS Institute, चंडीगढ़। ये लेक्चर सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर या 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज आयुष गुप्ता एंड आई एम गोइंग टू कवर अप द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इन आवर टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर अप द फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ये वह राइट्स हैं which are available to every individual by virtue of him being a human being. In order to live a life, a meaningful life, these rights are available to an individual. इन राइट्स को कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। These are available by virtue of you being born as a human. However, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये ज़रूरी समझा कि हम इन राइट्स को एक रिटन मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करें ताकि किसी भी हालत में इन राइट्स का उल्लंघन ना हो, एंड सो दैट दीज राइट्स, द बेनिफिट्स ऑफ दीज राइट्स कैन बी सिक्योर्ड टू एवरीवन। नाउ, एज आई सेड that these rights are given to individuals by virtue of them being humans. So इसका मतलब ये है कि irrespective of the fact कि आप इस देश के सिटीजन है या नहीं है, या आप एक फॉरेनर हैं, ये राइट्स आपको फिर भी अवेलेबल होंगे। However, there are certain fundamental rights which are only available to citizens of this country. So, जब हम इस लेक्चर को सुनेंगे और समझेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये देखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल हैं, एंड ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। सेकेंडली, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा था जो कि हमें डेफिनेशन देती है स्टेट के बारे में। देयरफॉर ऑल द राइट्स which are available under this part of the constitution are exercisable against the state. However, there are certain rights also which are exercisable against private individuals जो कि हम देखेंगे लेक्चर के दौरान। Now, moving forward, so let us see which all fundamental rights are we going to discuss. So, first we have right to equality, then we have right to freedom, then right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. From article 12 to 35 जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। So, let's begin from right to equality. Now, the first article that comes under this right is Article 14. Now, what does Article 14 says? Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law. Now, what is the difference between equality before law and equal protection of law? These are not same things, they have different meanings. Now, equality before law is said to be a negative concept, whereas equal protection of law is said to be a positive concept. Now, negative concept का मतलब ये नहीं है ये कोई बुरा concept है। Let's understand this with an example. Supposedly दो individuals हैं। पहला इंडिविजुअल बहुत ही पैसे वाला रेप्यूटेड इंडिविजुअल है जिसके बहुत बड़े बड़े लिंक्स हैं, whereas जो सेकंड इंडिविजुअल है वो है एक लोअर तबके से बिलोंग करता है, एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, एंड दोनों ने एक क्राइम करा, दोनों ने एक चोरी करी। सो जब उन्हें कोर्ट के सामने लेके जाया जाएगा, देन द इंडिविजुअल विद हाई क्लास, हाई स्टेटस, ही कैनॉट से कि भैया मेरे को आप पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट कर दीजिए बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ मनी एंड आई एम बिलोंग टू दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, whereas this individual is belonging to a lower section of society, तो आप इसे पनिशमेंट कर दीजिए। कानून के नजरों में आप दोनों सेम होंगे। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिवेट कर देगा आपके हायर स्टेटस को, आपके पैसे को, जब आप कानून के सामने आएंगे। whereas इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सभी की रक्षा करेगा, फिर चाहे वो है एक पैसे वाला इंडिविजुअल हो या वह एक
दिहाड़ी लेबर करने वाला इंडिविजुअल हो। कानून दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन करेगा। नाउ दिस राइट इज अवेलेबल टू एवरीवन, बी इट द सिटीजन्स और एलियंस। सिटीजन और एलियन का कॉन्सेप्ट हमने अपने पहले लेक्चर में, इसे प्रीवियस लेक्चर्स में समझा है, जहां पे हमने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को समझाया है। नाउ आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस वेरी राइट? Yes, there are certain exceptions to this very right. So, first is the President of India, the governors of state, foreign diplomats, heads of state. So, apart from these people, right to equality applies to all the individuals in the country. However, the President and the governors of states are exempted from criminal prosecution. जब तक President और Governor अपने ऑफिस में हैं, till the time they are having their duties as president and governors, no criminal proceeding can be instituted against them. कोई भी criminal case उनके ऊपर नहीं किया जा सकता। The same goes with foreign diplomats, राजदूत, ambassadors, जो दूसरे देश के representatives होते हैं हमारी कंट्री में, उनके against भी criminal proceedings नहीं चलाई जा सकती। And also the same is with heads of state. यदि एक head of state है, कोई किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट है और वो हमारे देश में विजिट कर रहा है एंड उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में उसकी अरेस्ट कर ली जाए। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 वाज गिवन अ ब्रॉडर डेफिनेशन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये डेफिनेशन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से पहले ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी दी गई, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक लार्जर बेंच ने इसे एक ज़्यादा इलैबोरेट मैनर में अपहेल्ड किया। ये डेफिनेशन क्या है? सो इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ स्टेट एक्शन। स्टेट कोई भी आर्बिट्रेरी मनमाना एक्शन नहीं ले सकता अंडर आर्टिकल 14। यदि स्टेट कोई भी ऐसा मनमाना एक्शन लेगा तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। अब आर्बिट्ररी एक्शन क्यों अगेंस्ट होएगा आर्टिकल 14 के? यदि आर्बिट्ररी कोई एक्शन लेगा तो मतलब क्या होगा कि एक तरफा एक्शन, एक एक्शन जिसका कोई बेसिस नहीं है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के फेवर में या किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट लिया जा रहा है, कोई ऐसा लॉ जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को विक्टिमाइज करता है। सो ऐसे लॉस को अंडर आर्टिकल 14 अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जा सकता है। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है द केस ऑफ नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड ऑल्सो द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस द्वारा पहले हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, जिसने नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, एंड देन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिक संबंधों को क्रिमिनलाइज करता था। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में हेल्ड किया दैट ओवर हियर द गवर्नमेंट हैज आर्बिट्रेरली मेड होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल एंड इसमें कोई भी क्रिमिनल कॉन्सेप्ट नहीं है एंड कोई भी रीजन नहीं है जिसके अगेंस्ट होमोसेक्सुअल लोगों के अगेंस्ट एक अलग लॉ बनाया जा सके या फिर उन्हें गलत ठहराया जा सके। सो थ्रू बाय मीन्स ऑफ आर्टिकल 14 homosexuality was made legal and the part of section 377 of IPC which was criminalizing homosexuality was held as unconstitutional. Moving forward, then we have article 15. आर्टिकल 14 एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देता है राइट टू इक्वालिटी का। आर्टिकल 15 उसका एक सबसेट है। सो आर्टिकल 15 द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स को हमें याद रखना है बिकॉज ये ग्राउंड्स दूसरे आर्टिकल्स में थोड़े वेरी कर जाते हैं। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स of religion, race, caste, sex and place of birth is prohibited. Now, इस राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है बोथ अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ना ही स्टेट और ना ही प्राइवेट सिटीजन्स
डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को उसके रिलीजन, उसके धर्म, उसकी नस्ल, रेस, उसकी कास्ट, उसके जेंडर, सेक्स, मेल फीमेल, या फिर वो कहाँ पे उसका बर्थ हुआ है उस आधार पर। किन मामलों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? ये वो मामले हैं, दे कैन नॉट लिमिट his access to public spaces। यदि सरकार द्वारा कोई फैसिलिटीज बनाई गई हैं पब्लिक के लिए, तो वहां पे इन ग्राउंड्स के तहत डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एंड इन सिमिलर मैनर, यदि प्राइवेट सिटीजन्स ने कोई पब्लिक फैसिलिटी खोली हुई है, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, कोई मूवी थिएटर खोला हुआ है, तो वहां पर भी इन ग्राउंड्स के तहत वह लोगों की एंट्री को लिमिट नहीं कर सकता। इस आर्टिकल के एक्सेप्शंस क्या हैं? अब इस आर्टिकल के एक्सेप्शंस हैं दैट स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जब हम इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को समझते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है, लिटरल मैनर में ये नहीं है कि सभी को एक तरीके से ट्रीट करना है। यदि हम सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करने लगेंगे तो एक्चुअल इफेक्टिव इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सभी इंडिविजुअल एक लेवल पे नहीं है। फर्ज करिए कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, उसको बहुत अच्छी डाइट मिलती है, उसके पास ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ है, उसके पास बढ़िया शूज़ हैं, और एक इंडिविजुअल है जिसके पास ना डाइट है, ना ट्रेनिंग है, ना शूज़ हैं, और हम उन दोनों इंडिविजुअल्स को कहें कि आप दोनों की रेस लगवाते हैं, जिसको जो रेस जीतेगा उसे हम नौकरी देंगे। नाउ कहने के लिए तो हमने उन दोनों को राइट दे दिया कि आप ठीक है रेस लगाइए, जो जीता, आप दोनों के बीच में इक्वालिटी है। बट क्या इन एक्चुअल लेवल, एक एक्चुअल सिनेरियो में उन दोनों के बीच में इक्वालिटी है? जिस इंडिविजुअल को डाइट नहीं मिल रही है, जिस इंडिविजुअल के पास शूज़ नहीं है दौड़ने के लिए, वो किस हालत में, क्या उसके लिए मुश्किल नहीं है एक ऐसे इंडिविजुअल के अगेंस्ट कंपीट करना जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं? देयरफॉर राइट टू इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स। वी विल ट्रीट इक्वल इंडिविजुअल्स एज इक्वल एंड नॉट इक्वल इंडिविजुअल्स treat equally individuals which are not equal with respect to their status, their facilities. So, हमारी सोसाइटी में वुमेन और चिल्ड्रन हमेशा ही एक वल्नरेबल पोजीशन में रहे हैं। इकोनॉमिक्स में वुमेन को कहा जाता है कि वुमेन आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। एक फैमिली में सबसे आखिर में हमारे देश में ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे वुमेन को खाना मिलता है और चिल्ड्रन की सबसे ज़्यादा कम केयर होती है। Therefore, if the state wants, special provisions can be made for women and children, and उन provisions को हम unconstitutional नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 के अंदर हम ये कह के नहीं करेंगे कि आपने discrimination कर दिया on grounds of sex. In a similar manner, there can be special provisions made for socially and educationally backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Moving forward to Article 16. अब आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सरकारी नौकरियां। सो दिस आर्टिकल इंश्योर्स कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाने की, सरकारी नौकरी के लिए। हाउएवर इस आर्टिकल के भी सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। Special provisions can again be made for other backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Now, with respect to Article 16, एक special judgment, एक बहुत ही important judgment आई, वह है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है with respect to the concept of reservation. In this judgment did a balancing work. इसने बैलेंस किया राइट टू इक्वालिटी को और एक्सेप्शंस टू राइट टू इक्वालिटी को। आर्टिकल 14 प्रोवाइडेड फॉर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16 प्रोवाइडेड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और 16 की एक्सेप्शंस कहती हैं कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं स्टेट द्वारा ओबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार ने यदि स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं इन क्लासेस के लिए तो ओनली
50% ऑफ सीट्स कैन बी रिजर्व्ड। 50% से ज़्यादा आप इनके लिए सीट्स नहीं रिजर्व कर सकते किसी भी स्पेशल क्लास के लिए। इन दिस मैनर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई बिटवीन राइट टू इक्वालिटी एंड द स्पेशल नीड्स ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नाउ यहाँ पे ध्यान रखिए दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ओनली अवेलेबल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू करता। आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं लागू कर सकते एम्प्लॉयमेंट के अंदर। देन वी हैव आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 abolishes अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है? अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत की प्रथा। ये वह हमारे समाज की वह कुरीति है जिसके लिए गांधी जी ने जिसके अगेंस्ट काफी काम किया। सो आर्टिकल 17 which abolishes untouchability and article 15 which prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth एक तरीके से गांधी जी से इंस्पायर्ड है एंड हमने गांधी जी के आइडियल्स को इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी गवर्नमेंट ने दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट्स को लागू किया, दो बड़े इंपॉर्टेंट कानून्स को लागू किया। उनमें से पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 एंड सेकंड है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इन दोनों एक्ट्स के तहत यदि कोई छुआछूत की प्रथा को प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भेदभाव करता है एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट उसकी कास्ट के बेसिस के ऊपर, तो उस चीज को क्रिमिनलाइज किया गया है, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट लिखी गई है इन दोनों एक्ट्स के द्वारा। देन वी हैव आर्टिकल 18 विच अबॉलिशेस टाइटल्स। पहले बहुत सारे ऐसे टाइटल्स होते थे जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स अपने बर्थ राइट को दिखाते थे, अपने बर्थ, अपनी हायर स्टेटस को दिखाते थे बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ। जैसे कि कोई आगे डाल देता था महाराजा धीराजा, राजा राजा जी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो by virtue of article 18 all these titles are abolished. No individual will be addressed with these titles. The only exception to this is the military and academic titles. Military और academic titles क्या होते हैं? Lieutenant, General, Colonel. Basically we are honoring their service. And academic titles basically आपने जो academically achieve किया है, इससे हमने academic titles को क्यों यहां पे अलाउ कर रखा है? बिकॉज द स्टेट वॉन्ट्स द पीपल टू बी टू स्टडी मोर एंड टू गेट एजुकेटेड, विच इज वाई एकेडमिक टाइटल सच एज डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हम लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। So this was all with respect to right to equality. So right to equality is covering article 14, 15, 17 and 18. Now coming to right to freedom. So in right to freedom we are going to start with article 19. सबसे पहले right to freedom is available to all citizens and not to aliens or foreign individuals. It is only available to the citizen of the country. Now article 19 clause 1 के अंदर 6 राइट्स दे रखे हैं। हमें इन 6 राइट्स को याद रखना है A, B, C, D, E, F ऑर्डर के अंदर, बिकॉज जनरली किसी ऑर्डर से भी इन राइट्स को पूछ लिया जाता है या स्पेसिफिक सेक्शन और उसके स्पेसिफिक क्लॉज को कोट करके इस राइट्स को पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। नाउ वे कौन से 6 राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 19(1) हमें देता है, सिटीजन्स को देता है। नंबर 1 इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वह अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। यदि आप एक इंडिविजुअल को चुप करा देंगे तो लाइफ के अंदर उसकी ग्रोथ के सिनेरियो, उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लिमिट हो जाएगी। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। इसके अंदर राइट टू प्रेस भी आ जाता है। प्रेस को, मीडिया को कोई स्पेशल अलग से राइट नहीं दिया गया है रिपोर्टिंग करने के लिए। रिपोर्टिंग का राइट, प्रेस का राइट विद इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। दूसरा इसके अंदर जो राइट आता है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। सो राइट टू इंफॉर्मेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर हमें दिया गया।
नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन को हमें क्यों दिया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन, सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन देने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 को लागू किया गया, जिसके तहत हम सरकारी ऑफिसेज में उनके काम काज के अगेंस्ट, उनके खर्चों के अगेंस्ट जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनकी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ये ज़रूरी क्यों है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए? आप कब अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, आप कब बोलेंगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के आप किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? और नॉलेज कब आएगी? जब आपके पास किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और यदि मैं आपसे वो इंफॉर्मेशन ही ले लूँ तो आपको कभी ज्ञान होगा ही नहीं, आप कभी ओपिनियन ही नहीं फॉर्म कर पाएंगे, एंड फिर आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेमाना हो जाएगा, बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। विच इज़ वाई इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज right to freedom of speech and expression properly, you need information, and therefore right to information was incorporated by the Honorable Supreme Court within right to freedom of speech and expression. Now ये राइट अगर पॉजिटिवली हमें अवेलेबल है तो नेगेटिवली भी है। यदि हमें बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब ये भी है कि हमें चुप रहने की आज़ादी भी है, which means that within freedom of speech and expression we have the right to remain silent. ये हेल्ड किया गया था इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। नाउ इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में क्या हुआ था? इन दिस वेरी केस देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स, केरला के एक स्कूल के अंदर नेशनल एंथम चल रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर के अंदर, एंड ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टैंड अप and sing the national anthem. So these two students, they did stand up, however they refused to sing the national anthem. जब इन्हें कहा गया नेशनल एंथम बोलने के लिए तो इन्होंने डिनाई कर दिया अपने टीचर्स को, जिसके अगेंस्ट इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया इस कारण, और इन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में केस हुआ। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां पे ये हेल्ड किया गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चुप रहने का भी आपको राइट देता है, ना बोलने का भी आपको राइट देता है। इन दोनों इंडिविजुअल्स ने, इन दोनों बच्चों ने हमारे नेशनल एंथम की किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। ये बकायदा खड़े हुए, शांति से खड़े हुए, बिल्कुल पोजीशन में खड़े हुए। इट्स जस्ट दैट दे डिड नॉट सिंग इट, सो therefore they had not violated, neither they had disrespected the national anthem, and they have also not violated any other law, and which is why they were just exercising their freedom of speech and expression, and it was held therefore that it includes right to remain silent also. The second right is right to assemble peacefully without arms. हम कहीं पर भी पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं। यदि एक इंडिविजुअल सोसाइटी में इकट्ठा नहीं होगा तो वह सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं सकती। जब जब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, आपस में अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, तभी कोई एक नई चीज़ निकल के आती है, एंड तभी सोसाइटी आगे डेवलप करती है। विच इज़ वाई फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के, इज ऑल्सो मेड अ फंडामेंटल राइट। ऐसा बहुत बारी हुआ था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जब लोगों को एक साथ इकट्ठे नहीं होने दिया जाता था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शायद ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें दिया। इस विद रिस्पेक्ट to this right, there is an important judgment which was recently given. This was Amit Saini versus Sahani versus Commissioner of Police and others. ये judgment आई थी during the protest which were held against the Citizenship Amendment Act in Delhi. Citizenship Amendment Act के प्रोटेस्ट के दौरान एक पर्टिकुलर स्ट्रीट थी, एक पर्टिकुलर रोड थी, जिसको ब्लॉक करके बहुत दिन से लोग बैठे हुए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब केस गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक प्लेसेस को इनडेफिनेटली, बिना किसी सीमा के, टाइम की लिमिट के, आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं। ऑल्दो इस जजमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू दिस राइट, दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू टेक। देन you have the right to form associations or unions. Associations और unions क्या होती हैं? Associations और unions एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कि एक पर्टिकुलर उद्देश्य, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करता है। So we have the right
टू फॉर्म सच एसोसिएशंस एंड यूनियंस। वो किसी पॉलिटिकल किसी लॉ के अगेंस्ट वह यूनियन बन सकती है, वह इक्वल वेजेस के लिए वो यूनियन बन सकती है, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस के लिए लेबर अपनी काफ़ी यूनियंस बनाती हैं। सो इस प्रकार से एसोसिएशन एंड यूनियंस बनाई जा सकती हैं। हमारी सोसाइटीज़ में, टाउन्स में रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। देन यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। हम हमारे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसे समझें तो जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी जब चंपारण विलेज में गए थे तो ब्रिटिशर्स ने वहां पे आके उन्हें ये कह दिया था कि सर आप इस विलेज के अंदर नहीं घुस सकते, आपको अलाउड नहीं है यहां पे अंदर आना। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि क्यों हमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री है। नेक्स्ट वी हैव द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप इस देश के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं, रात बिता सकते हैं, होटल्स में हम रहते हैं। ऑल्सो वी हैव द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कल को अगर आप चाहें कि आप गोवा जाके वहाँ पे सेटल हो जाएं, वहाँ पे अपना घर बनाएं, वहाँ पे काम करें, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देन you have the right to practice any profession or carry on any occupation, trade और business। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो आपको वह राइट है। सो इन सारे राइट्स को के मतलब ये नहीं है कि ये हमें एब्सोल्युटली अवेलेबल नहीं है। विच मीन्स क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नॉट रियली। You cannot abuse anyone, you cannot say wrong things about any individual without any cause, which is why Article 19(2) gives the provision of imposing reasonable restrictions on these rights. इन rights के अंदर against हम reasonable restrictions लगा सकती है government. So what are the grounds जिसके basis पे reasonable restrictions लगाई जा सकती हैं? So these grounds are in the interest of sovereignty and integrity of the nation, security of the state, friendly relations with foreign states। यदि हमारे एक देश के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं और आप उस देश के अगेंस्ट कुछ भी बोले जा रहे हैं या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं जो कि उस देश के को हार्म करती हैं, तो हमारी स्टेट आपके अगेंस्ट कुछ एक ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं सो एज टू प्रिवेंट यू टू स्पॉइल फ्रॉम स्पॉइलिंग आर फ्रेंडली रिलेशंस विद दो स्टेट्स। देन पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते। डिफेमेशन, आप किसी इंडिविजुअल की बिना किसी कारण बेइज्जती नहीं कर सकते, उसकी रेपुटेशन को हार्म नहीं कर सकते। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप लोगों को किसी क्राइम करने के लिए, किसी ऑफेंस करने के लिए उकसा नहीं सकते। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। सो which means when you are given right to practice any profession or carry on any occupation, trade and business, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स बेचें, आप लिकर बेचें बिना किसी कारण से। जब हम कहते हैं you have right to प्रोफेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना डिग्री के ही डॉक्टरी का प्रोफेशन करें, बिना एडवोकेट बने ही आप केस लड़ लें कोर्ट में जाके। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाई गई हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो यहाँ पे हमें याद करना है, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, इज श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस के अंदर द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन सेक्शन 66A of IT Act. 66A of IT Act was a provision which provided that any individual who posts any content online, if it is felt that that content is objectionable, then that individual can be arrested. उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है एंड उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल का क्या मतलब है? यदि मैंने ये लेक्चर पोस्ट कर दिया एंड एक इंडिविजुअल इस लेक्चर से ऑफेंड हो गया पता नहीं किसी भी कारण से, एंड वो इंडिविजुअल चला जाए पुलिस स्टेशन के अंदर, उसने कंप्लेंट लिखवा दी दैट आई एम फीलिंग दिस कंटेंट इज ऑब्जेक्शनेबल एंड प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट दिस इंडिविजुअल। सो पुलिस को ये डिस्क्रिशन थी कंप्लेंट रजिस्टर करने पे कि वह इंडिविजुअल को जाके अरेस्ट कर सकती है अपनी मर्जी से। सो गिवन द आर्बिट्ररी नेचर ऑफ दिस वेरी सेक्शन, एंड
given the fact that this section was used in order to curb freedom of speech and expression and there were many arbitrary arrests, इस सेक्शन के तहत बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी अरेस्ट्स भी हुई। इस चीज़ को देखते हुए द सुप्रीम कोर्ट इन श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टक डाउन दिस सेक्शन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वायलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को डिफाइन नहीं किया गया, विच मीन्स ये जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई ये रीजनेबल नहीं थी। आर्टिकल 19(2) provides for reasonable restrictions and not arbitrary restrictions. Moving forward to Article 20. Now, Article 20 provides protection against arbitrary and excessive punishment. कोई भी मनमाने तरीके से आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता, कोई भी सरकारें मनमाने तरीके से आपको ना ही एक्सेसिव पनिशमेंट दे सकती है। जितना क्राइम किया है उससे कमेंसुरेट ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने चोरी करी और आपके हाथ काट दिए। सो द 3 राइट्स दैट आर अवेलेबल अंडर आर्टिकल 20 टू एवरी इंडिविजुअल इज नंबर 1 नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नंबर 2 डबल जेपटी एंड नंबर 3 नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? सपोजिटली मैंने एक किताब लिखी, एक टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे मैंने किताब लिखी और मेरी किताब लिखने के 1 हफ्ते बाद गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है कि जो भी इंडिविजुअल इस टॉपिक पे किताब लिखेगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसे 1 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। बट ओवर हियर मैंने इस लॉ के आने से 1 हफ्ता पहले किताब लिखी है, लेकिन सरकार ने अपने लॉ में कह दिया कि ये लॉ विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मंथ बिफोर, 1 महीना पहले से ये लॉ चलना शुरू हो जाएगा। अब मुझे कोई आइडिया था ही नहीं कि ये किताब लिखनी इलीगल थी, लेकिन फिर भी मेरी अरेस्ट हो जाएगी उस लॉ के तहत। सो आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स कि ऐसा कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता जिसके तहत एक इंडिविजुअल को पनिशमेंट दी जा सके रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट्स के लिए, जो एक्ट उसने पहले करे उस टाइम पे जिस टाइम पे वो इलीगल थे ही नहीं। सो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। एंड इफ गवर्नमेंट ब्रिंग्स एनी सच लॉ, दैट लॉ कैन बी हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द सेकेंड इज डबल जेपटी। डबल जेपटी का ये मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम एक ही कारण के लिए 2 बारी केस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल को एलिज किया गया उसके अगेंस्ट कि उसने एक चोरी करी है ऑफ सर्टेन आइटम एंड उसके अगेंस्ट वह केस चला एंड वो केस से बाइज्जत बरी हो गया। दैट मीन्स ही वाज हेल्ड एज इनोसेंट इन दैट वेरी केस। नाउ ऑन दैट वेरी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट उसके अगेंस्ट फिर से केस नहीं डाला जा सकता। अगर ऐसे केसेस डाले जा सकते होते तो वह इंडिविजुअल कोर्ट के चक्कर ही काटता रह जाता। सो in this very manner an individual cannot be prosecuted, उसके अगेंस्ट केस नहीं चलाया जा सकता for same offense twice. So ऐसा करा क्यों गया? Because this is done in order to prevent the harassment of an individual. An individual need not to prove himself innocent again and again. The third is no self incrimination. कोई भी इंडिविजुअल अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकता। यदि कोई केस चला है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, उसे मजबूर कर दिया गया अपने अगेंस्ट ही गवाही देने के लिए, विच मीन्स हमने उससे उसका राइट ले लिया है अपने आप को डिफेंड करने का। सो इन दिस वेरी मैनर देयर आर प्रोविजंस इन क्रिमिनल लॉ जिसके अंदर any confession that is made by an individual to a police officer is not acceptable in the court of law. कोर्ट के अंदर पुलिस के सामने कही हुई बात कोई भी इंडिविजुअल की मानी नहीं जाएगी। यदि एक इंडिविजुअल को ये मानना भी है, अपने क्राइम को कन्फेस भी करना है, then also that individual has to do it in front of a judge only. And in that scenario also there is an exception. It is up to the judge to accept whether or not the individual is saying right or not. It is up to the judge to accept that individual's confession. If the judge feels that this is a dishonest confession, ये इंडिविजुअल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के क्राइम एक्सेप्ट कर रहा है, या कोई ऐसा कारण हो सकता है कि इस इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर है,
तो उस जज के पास डिस्क्रिशन है उस चीज को ना मानने की। यहां पे दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नंबर 1 इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड नंबर 2 इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नाउ as said in article 20 that no individual should be given excessive punishment. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यह हेल्ड किया गया कि डेथ पेनल्टी, जो कि द मोस्ट ग्रेव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, कैन बी गिवन इन ओनली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिसके अंदर प्रोविजन है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, जहां पे जज को सेंटेंस देते समय, पनिशमेंट देते समय डिस्क्रिशन दी गई है कि या तो वह डेथ पेनल्टी दे या फिर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दे दे। उन सिनेरियोज में जजेस को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों डेथ पेनल्टी को चुना ओवर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड ओनली इन रेयरेस्ट एंड रेयर केसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केसेस का क्या मतलब है? जब क्राइम इतना ज्यादा हीनियस हो कि वह सोसाइटी की कंसाइंस को, सोसाइटी की आत्मा को हिला दे, उन केस के सिनेरियो में ही उस इंडिविजुअल को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। द सेकेंड केस इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इन दिस वेरी केस नार्को टेस्ट वाज मेड इलीगल अंडर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर कुछ एक ड्रग्स दी जाती है इंडिविजुअल को, जिसके कारण एंड उसके बाद उस इंडिविजुअल से क्वेश्चनिंग करी जाती है। उस ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में उस इंडिविजुअल का मुश्किल हो जाता है झूठ बोलना या फिर अपनी बातों को मैनिपुलेट करना। सो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कई जगह इन टेस्ट्स के यूज होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एंड ये टेस्ट प्रेजेंट करे जाते हैं एज प्रूफ। इसके अंदर नार्को टेस्ट भी आ जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी आ जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट आपने मूवीज में देखा होगा, जब इंडिविजुअल की पल्सेस, उसके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग उसे चेक करा जाता है और साथ ही साथ उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यदि उसके जवाब देने में कोई फ्लक्चुएशंस आता है तो उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वह इंडिविजुअल झूठ बोल रहा है या फिर वह सच बोल रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर यह हेल्ड किया कि इन सारे जो साइंटिफिक टेस्ट्स हैं में इंडिविजुअल के पास कोई लिबर्टी नहीं होती। इंडिविजुअल इज विद नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ एंड देयरफॉर उस इंडिविजुअल के द्वारा कही गई कोई भी बात उसके अगेंस्ट यूज नहीं करी जा सकती, एंड हेंस दीज टेस्ट्स वर हेल्ड एज इलीगल। सो आर्टिकल 20 के ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, राइट अगेंस्ट डबल जेपडी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये एक ब्रॉडर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। इंक्लूड आते हैं उस जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी एक बहुत बड़े लीगल स्कॉलर हुए जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, रूल ऑफ लॉ में कई कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है दैट नो इंडिविजुअल शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी इंडिविजुअल अपने ही केस के अंदर जिसमें वो खुद ही अक्यूज्ड है जज नहीं होना चाहिए। द राइट ऑफ ऑडी अल्ट्रा पार्टम, ऑडी अल्ट्रा पार्टम मतलब राइट टू बी हर्ड। बिना किसी इंडिविजुअल को सुने उस इंडिविजुअल को जेल में नहीं डाल सकते, उस इंडिविजुअल को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, गिल्टी नहीं कह सकते। एंड इसी सीरीज ऑफ लॉ के अंदर, दैट इज रूल ऑफ लॉ, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर नो एक्सपोज फैक्टर लॉ भी आ जाते हैं, डबल जेपडी का भी कॉन्सेप्ट आता है, एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी रूल ऑफ लॉ का ही एक पार्ट है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स व्हिच इज राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ आर्टिकल 21, द राइट इन आर्टिकल 21 is available to both citizen and aliens, क्योंकि इस आर्टिकल की शुरुआत होती है with the letters with the words no person. So this article says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. Personal liberty को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दी है। पर्सनल लिबर्टी जरूरी है एक इंडिविजुअल को फ्री फील करने के लिए। एक इंडिविजुअल को अगर हम कैद कर देंगे कहीं पे तो उसके सभी राइट्स एक तरीके से ले लिए जाते हैं। सो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच कैन बी ओनली टेकन अवे बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी कानून द्वारा ही
ये राइट लिया जा सकता है, आर्बिट्रेरीली नहीं लिया जा सकता। इस केस के इस आर्टिकल के अंदर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो कि हमें देखनी है। वो है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड द सेकंड इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का स्कोप डिसाइड किया एंड इस केस द्वारा आर्टिकल 21 को एक बहुत ही नैरो स्कोप दिया गया, बहुत ही छोटा स्कोप दिया गया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिस राइट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल। राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल। पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब है उसकी बॉडी। बेसिकली आप उस इंडिविजुअल को मार नहीं सकते, आप उस इंडिविजुअल को कैद नहीं करके रख सकते। These are the only two rights जो कि ये आर्टिकल आपको देता है and this right can be taken away by a legislation of the legislature. So अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना दे जिसके तहत आपकी लाइफ ली जा सकती है या आपको जेल में डाला जा सकता है, देन इट इज फाइन। कोई भी लेजिस्लेशन ले आइए तो ये राइट ले लिया जाएगा। इस चीज को ओवर रूल किया गया, इस जजमेंट को, इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह वह केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन की जजमेंट को पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया और इस राइट को लाइफ दे दी। बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक ऐसा राइट बना दिया जो कि सिग्निफाई करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले देखते हैं कि इस जजमेंट में हुआ क्या। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इट मीन्स टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ which make human life meaningful. So the honorable court said that right to life का मतलब ये नहीं है कि हम आपको जानवरों के तरह रखें। However, right to life का मतलब है कि आपको समान की लाइफ मिले, आप सम्मान से लाइफ अपनी व्यतीत कर सकें एंड आप एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वह आपके पास हों। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया दैट ये बात तो सही है दैट दिस राइट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम बाय मीन्स ऑफ अ लेजिस्लेशन। एक कानून के द्वारा इस राइट को लिया जा सकता है। हाउएवर दैट लॉ हैज टू बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। उस लॉ को रीजनेबल होना पड़ेगा, किसी भी आर्बिट्रेरी रीजन से आपको जेल में नहीं डाला जा सकता। सो व्हाई डू आई से दैट बाय मीन्स ऑफ दिस वेरी राइट is a perfect example to signify that our constitution is a living constitution. So this very right to life and personal liberty provides for all those rights which are necessary to lead a meaningful life. With time, the definitions change and the requirements to lead a meaningful life changes. And therefore, जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इनकॉर्पोरेट करें। कुछ एक ऐसे ज़रूरी राइट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, हम देखेंगे इस सेक्शन में। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। सम्मान के साथ जिंदगी व्यतीत करने का राइट है आपके पास। Second is right to decent environment. This was held in MC Mehta versus Union of India. So, इस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट इन आवर लाइफ, एंड इट हेल्ड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। इसको इन्फोर्स करने के लिए नाउ एंड देन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती रहती हैं जिसके अंदर सरकार को डायरेक्ट करा जाता है बिना किसी लॉ के, so as to prevent activities which are polluting the environment. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दी थी कि हमारे पंजाब और हरियाणा के एरिया में जो स्टबल बर्निंग होती है उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस द्वारा कई सारे ऐसे रूल्स बने दिल्ली के अंदर जहाँ पे उन्होंने पेट्रोल और डीजल कार्स एक सर्टेन लाइफ के बाद वहाँ पे प्रोहिबिट कर दी, so as to maintain the air quality. So right to decent environment was given us in MC Mehta versus Union of India.
एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट के अंदर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है विच इज नोन एज रतलाम म्युनिसिपैलिटी केस। इस चीज को आप लिख लीजिए, रतलाम म्युनिसिपैलिटी केस। ये पहला केस था जिसके अंदर राइट टू एनवायरनमेंट की बात करी गई थी। देन वी हैव राइट टू प्रिवेसी। प्रिवेसी को हिंदी में कहते हैं निजता का अधिकार। हमें प्राइवेट कुछ एक चीजें हैं उसको अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। दिस वॉज अपहेल्ड इन जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि इवन गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट आवर राइट टू प्राइवेसी। इट इज अ फंडामेंटल राइट। इट इज नीडेड फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल डेवलपमेंट। देन वी हैव द राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब कि आपको फ्री में लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। यदि एक इंडिविजुअल लीगल प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, अपने लिए वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो स्टेट उसे फंड्स देगी एंड स्टेट उसे मुहैया कराएगी वकील, लीगल रिप्रेजेंटेशन। द स्टेट विल अफोर्ड द लीगल रिप्रेजेंटेशन टू दैट इंडिविजुअल। ये जरूरी क्यों है? हमारा जो लीगल सिस्टम है उसे हम एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम कहते हैं। एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम में दो पार्टीज होती हैं एंड दोनों पार्टीज अपना अपना केस रखती हैं एंड देयर इज अ न्यूट्रल जज जो कि डिसीजन देता है। जब तक एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं प्रूव कर दिया जाता तब तक हम उस इंडिविजुअल को इनोसेंट मानते हैं। इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। एवरी इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट जब केस चलता है उसे तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक उसे गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए बाय द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज जो उसके अगेंस्ट जो उस पे इल्जाम लगा रहा है। एडवर्सेरियल सिस्टम में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? किसे प्रूफ देना है कि इस इंडिविजुअल ने क्राइम किया है? दैट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन। इसके विपरीत होता है, इसके टोटल उल्टा होता है इंक्विजिटोरियल सिस्टम, जिसके अंदर इंडिविजुअल को प्रूफ देना होता है कि उसने क्राइम नहीं किया है। सो सिंस वी आर फॉलोइंग एडवर्सेरियल सिस्टम, adversarial legal system, it is the fundamental right under Article 21 to have free legal aid if you are not able to afford it. In our country, 26/11 मुंबई टेरर अटैक के अंदर जो पार्टिसिपेंट था कसाब, मोहम्मद अजमल कसाब, को भी हमारी स्टेट ने लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी थी। ये दिखाता है कि हम रूल ऑफ लॉ को किस हद तक फॉलो करते हैं, कि हमारे देश में कानून किस हद तक फॉलो किया जाता है। देन वी हैव राइट टू डाई विद डिग्निटी। क्या राइट टू लाइफ, राइट टू डाई भी इनकॉर्पोरेट करता है? क्या आपके पास मरने का, अपनी इच्छा से मरने का भी अधिकार है? सो इसमें सबसे पहले डिसीजन आया था रतलाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रतलाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि यस, you have right to die also within right to live life. However, this decision was overruled in Gyankor versus State of Punjab. Gyankor versus State of Punjab में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जी नहीं, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपनी डेथ भी चूज कर सकें, आप अपनी मर्जी से मर भी सकें। बिकॉज डेथ इज seen as a negative concept. Death किसी कारण से जब एक इंडिविजुअल को डेथ का रास्ता लेना पड़े, so that is not taken as a positive sign and therefore it was held that right to die is not included in right to life by Gyankor versus State of Punjab. अब यहाँ पे दो केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें समझना जरूरी है। वन इज अरुणा शॉनबॉग केस एंड द अदर इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट बहुत ही रीसेंट जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथनेशिया एंड लिविंग विल को। नाउ पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट राइट टू डाई को नहीं मानता, अपहेल्ड नहीं करता। हाउएवर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। सम्मान के साथ मरने का अधिकार जरूर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। सो इन दिस वेरी राइट
in this very concept, passive euthanasia के concept में, this is for those individuals who are suffering from such critical diseases that they are at the very near end of their life. उन्हें पता है ऐसी diseases से लोग सफ़र करते हैं हमारे unfortunately कि उनकी end उनके सामने होता है, उनको पता होता है कि इनकी 1 या 2 महीने में डेथ हो जाएगी. With the advancement of technology today, when an individual's heart even stops pumping blood, we can resuscitate that very heart. हम उस हार्ट को चला सकते हैं by means of ventilator, by means of pumping blood into that very individual, and हम उनकी सांसों को चालू रख सकते हैं. So what happens is, due to the advancement of medical technologies, when an individual who is nearing his death, supposedly he has a heart attack, he is taken straight away to the hospital and he is resuscitated. उन्हें resuscitate किया गया शॉक देके and फिर उनके ऊपर वेंटिलेटर लगा दिया गया. Now that individual is unconscious. However, उनकी सांसें चल रही हैं, so technically that individual is still alive. However, with no hope to wake up, and even if he wakes up, with no hope to have any meaningful life. That individual might be suffering from paralysis, that individual might be suffering from brain damage because of his disease. So उस सिनेरियो में क्या हम उस इंडिविजुअल से वह लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं, या क्या हम उस इंडिविजुअल को एक ऐसा इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे उसकी पीसफुली डेथ हो जाए? Because now that individual's body actually doesn't have any strength to even live. So पैसिव यूथनेशिया का कंसेप्ट ये कहता है कि आप एक इंडिविजुअल को एक्टिवली तो उसकी लाइफ से रिलीव नहीं कर सकते, बट आप उसको जो आपने लाइफ सपोर्ट की मशीनरी जिस पे वो डिपेंडेंट है, बीट वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीन, आप उसे रिमूव कर सकते हैं. अर्लियर दिस वाज नॉट अलाउड. However, it is practiced generally in hospitals every day. So इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये थी, नंबर 1, with respect to the loved ones, in societal pressure they were not able to give permission to the doctors so as to remove the life support. And secondly, the doctors, because of legal complications, were reluctant to remove those things. उससे होता क्या था? That individual's body stays on the deathbed, and बिना किसी hope के that individual goes through immense pain with no hope to survive. In order to mitigate this thing, the right of passive euthanasia is given by the Supreme Court in Common Cause versus Union of India, and this was first upheld in Aruna Schonbach case. The second concept is that of living will. Now, as I said earlier, that due to advancement of technology, there is a possibility कि आपको resuscitate किया जा सके, आपको ventilator पे रखा जा सके. However, there are individuals who know that they are suffering from so and so diseases, and if a scenario happens in which they become unconscious, वो कोमा में चले जाते हैं, and they are dependent on life support machines, there comes a time when they can only live with the help of life support machines. Now, whether they want that thing or not, in order to decide that, they can write a living will. जब वो ठीक हैं उस टाइम पे वो एक विल लिख सकते हैं जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. मे बी उस टाइम पे वह अनकॉन्शियस हो एंड वो इंस्ट्रक्शन ना दे पाए, सो वे अपनी इच्छा लिख सकते हैं that whether they want to live on life support machines or not. So this was with respect to right to die with dignity. So सबसे पहले पैसिव यूथनेशिया अपहेल्ड किया गया अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर. देन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एक बड़ी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट अपहेल्ड पैसिव यूथनेशिया एंड लिविंग विल. हाउएवर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव यू राइट टू डाई. Right to die was although first upheld in Ratinam versus Union of India, and it was overruled in Gyan Kaur versus State of Punjab. Beside this, the Honorable Supreme Court with time has included within right to life and personal liberty various rights such as right to sleep, right to electricity, right to reputation, etc. A very interesting right
which has been recently included in right to life and personal liberty is that of access to internet. Yes, now access to internet is also a fundamental right within Article 21. This was first upheld by High Court of Kerala and subsequently it has upheld by Supreme Court also. Now राइट टू इंटरनेट का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पेरेंट्स को कहें कि आपको उन्हें इंटरनेट लगवा के ही देना पड़ेगा. नंबर 1, दिस इज एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट स्टेट. नंबर 2, दिस मीन्स दैट स्टेट किसी आर्बिट्ररी कारण से आपके इंटरनेट कनेक्शन को कट नहीं कर सकती, ब्लैकआउट नहीं कर सकती. मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A. नाउ Article 21A is under Article 21A, the right to education is available to both citizens and aliens. Now, this article provides that the state shall provide free and compulsory education to all children who are above the age of 6 and between 14. So, between 6 to 14, all the children are to be given primary education. This provision was added in the Constitution under Part 3 of the Constitution and made a fundamental right by 86th Constitutional Amendment Act in 2002. The Right to Education Act was passed in order to give effect to this fundamental right. Then we have Article 22, which provides protection against arrest and detention. अब अरेस्ट और डिटेंशन इसमें दो प्रकार की हैं. नंबर 1 इज प्यूनिटिव, नंबर 2 इज प्रिवेंटिव. नाउ व्हेन एन इंडिविजुअल इज अरेस्टेड, देयर आर सर्टेन राइट्स जो उस इंडिविजुअल के पास होते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and our constitution makers have incorporated these rights within fundamental rights for the very reasons, because in colonial Raj, in the British Raj, there were many instances in which people were arrested and they were put behind bars and no rights were made available to them. There was no remedy available to them. So therefore, the constitution makers have incorporated these rights within the fundamental right. Now, what are the rights available to an individual who has been arrested, who has been detained? So these are right to be informed of the grounds of arrest. एक इंडिविजुअल को जब जिस टाइम पे पुलिस अरेस्ट करने आ रही है तो उसे पुलिस को उसे उसी टाइम पे बताना होगा कि वो उसे किस कानून के तहत, किस कारण वह उसे अरेस्ट कर रही है. नंबर 2 इज राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. नाउ laws are very complicated. Indian laws are not so simple that it can be understood by any individual. Therefore, that individual has been given right कि वह अपने मर्जी के लीगल प्रैक्टिशनर को फोन कर सके एंड अपने मर्जी के लीगल प्रैक्टिशनर से अपने आप को डिफेंड करवा सके इन द कोर्ट. एंड देयरफॉर द पुलिस हैज टू गिव दैट इंडिविजुअल, द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, एक्सेस टू means in which through which he can contact his legal practitioner. Number 3 is right to be produced before a magistrate within 24 hours excluding journey. Now many a times पहले ये होता था that when an individual was arrested, he was kept within police custody and he was not brought in front of the court in front of the court to for hearing, for the commencement of trial altogether for a number of days. So according to this very right, the very individual who has been arrested, within 24 hours of his arrest, that individual has to be presented before the magistrate. This excludes the time of journey. Supposedly एक इंडिविजुअल ने क्राइम किया था चेन्नई के अंदर. Now अब चेन्नई पुलिस की जुरिस्डिक्शन है उस इंडिविजुअल को अरेस्ट करने की एंड उसे चेन्नई के अंदर कोर्ट में पेश करने की. नाउ दैट इंडिविजुअल इज इन दिल्ली. सो चेन्नई पुलिस जाती है दिल्ली and arrest that individual and bring that individual to Chennai. So आने जाने के डिस्टेंस में उस इंडिविजुअल को दिल्ली से चेन्नई लाने में ही 12 घंटे यदि लग जाएं, so क्या पुलिस के खिलाफ फिर कार्रवाई होगी यदि वो उसे 24 आवर्स में प्रोड्यूस ना कर पाए? So नहीं, that traveling time will be excluded from this, will not be included in this limit of 24 hours. Then you have the right to be released after 24 hours
अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। जब आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जा चुका है एंड मैजिस्ट्रेट अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं देखता आपको कस्टडी में रखने के लिए, तो वो मैजिस्ट्रेट आपका रिलीज जारी कर सकता है, आपको रिलीज कर सकता है पुलिस कस्टडी के। सो विद इन 24 आवर्स आपको रिलीज कर देना चाहिए मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद, एंड अगर अनलेस वो मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर दे आपकी फर्दर डिटेंशन को। डीके बासु का केस है, डीके बासु लिख लीजिए, जिसके अंदर पुलिस के अगेंस्ट पुलिस की ड्यूटीज को लिखा गया है एंड आर्बिट्रेरी एक्शन ना ले पुलिस अरेस्ट करने के लिए किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ये सारे प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी डीके बासु केस के अंदर। देन आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो। सो ये सारे राइट्स तो आपको तब अवेलेबल है जब आपको किसी कारण से किसी क्राइम के अगेंस्ट आपको अरेस्ट किया गया है। हाउएवर देयर मे बी अ सिनेरियो जब आपने कुछ करा ही नहीं है फिर भी गवर्नमेंट आपको अरेस्ट करके आपको डिटेन कर ले। आपने देखा होगा कई पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है। सो कई बारी बसें भर के कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कोई इंडिविजुअल्स प्रोटेस्ट असेंबल करना आपका राइट है, राइट टू असेंबली इज योर राइट, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज योर राइट। हाउएवर फिर भी कई इंडिविजुअल्स को हमने देखा है धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हें बसों में भर के पुलिस जाके एक बारी जेल में डाल देती है एंड कुछ घंटे बाद छोड़ देती है। उस टाइम पे पुलिस क्या कर रही है? उस टाइम पे पुलिस उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रही है बेसिकली। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया सो एज टू प्रिवेंट, इन ऑर्डर कि जब स्टेट को ये एप्रीहेंशन है कि आप कोई क्राइम कमिट कर सकते हैं, देयर इज अ पोटेंशियल फॉर यू टू कमिट क्राइम, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट थिंग द स्टेट कैन पुट यू इन प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर एटलीस्ट 3 months। अब ये ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया? दिस इज अ ड्रैकोनियन प्रोविजन इन एक्चुअल टर्म्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन रेयर कॉन्स्टिट्यूशंस में से है दुनिया के जिसने इस प्रोविजन को विद इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर जगह दी। So, why was this done? This was done in the background of the partition of India. हमारे यहाँ पे जो सामाजिक कम्युनल दंगे होते थे, लोग जैसे इंसाइट करते थे, मे बी इस बैकग्राउंड को देखते हुए सरकार ने ये राइट रखा होगा। Then, the next set of rights are right against exploitation. इससे पहले हम देख लेते हैं कि राइट्स टू फ्रीडम के अंदर वी हैड आर्टिकल 90, आर्टिकल 20 एंड राइट टू लाइफ के अंदर हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 एंड राइट टू एजुकेशन इज अ सेपरेट फंडामेंटल राइट विच इज गिवन इन आर्टिकल 21A। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ आर्टिकल 23 prohibits traffic in human being and forced labor. It prohibits begar, forced labor, slavery, immoral trade in human beings and देवदासी system. ट्रैफिक इन ह्यूमन का क्या मतलब है? ट्रैफिक इन ह्यूमन का मतलब है ह्यूमंस को बेचना और खरीदना। फोर्स लेबर का मतलब है किसी इंडिविजुअल की इच्छा के अगेंस्ट उससे काम करवाना। बेगार का मतलब है अगेन फोर्स लेबर, जब किसी इंडिविजुअल से हम काम तो कराते हैं लेकिन हम उस इंडिविजुअल को रेम्यूनरेशन नहीं देते। इन कॉलोनियल इंडिया व्हेन जमींदारी सिस्टम प्रिवेल्ड, एक बहुत सिस्टम रहता था बेगार का, जहां पे जमींदार लेबरर्स को किसी ना किसी कारण से अपने खेतों में कन्फाइन कर लेते थे और उनसे काम कराते थे बिना किसी रेम्यूनरेशन के। स्लेवरी को एबॉलिश करता है आर्टिकल 23 एंड अगेन इमोरल ट्रेड, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन को भी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। इस आर्टिकल की एक्सेप्शन क्या है? नाउ कोई भी इंडिविजुअल आपसे फ्री में काम नहीं करा सकता, कोई भी इंडिविजुअल आपसे फोर्सफुली काम नहीं करा सकता एक्सेप्ट द स्टेट। सरकार लेकिन आपसे करा सकती है। कब करवा सकती है? सरकार कैन आस्क यू फॉर वर्क फॉर कंपल्सरी सर्विस अगेंस्ट योर विल for example during military needs और social needs। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंग्लैंड के अंदर कंस्क्रिप्शन लागू करी गई थी। कंस्क्रिप्शन का ये मतलब था कि तब
they needed able-bodied men to go and fight for their country, irrespective of their choice. So, in that very case, state asked all the able-bodied guys to come and take up weapons and go to the war front. So, if any situation arises, such situation arises, then the state can ask you for compulsory military service or social service. Again, now moving forward, we have Article 24. Now, Article 24 prohibits employment of children in factories, etc. हमने देखा Article 21A provided for compulsory education to be provided to children between the age of 6 and 14. And on the similar plank, Article 24 prohibits employment of children. As per Article 24, 14 साल के नीचे के बच्चों को हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाल सकते, whereas 14 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं हम उन्हें कुछ इंडस्ट्रीज में डाल सकते हैं जो कि हैजर्डस ना हो, जो कि उनकी सेहत को खराब ना करे. Then we have the right to freedom of religion. Right to freedom of religion में पहला आर्टिकल है Article 25, which provides us with freedom of conscience, right to profess, right to practice and right to propagate our religion. Freedom of conscience क्या है? Right to conscience क्या है? It means कि हम अपने मन में किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी प्रकार के भगवान को मान सकते हैं. सदगुरु का एक बहुत ही फेमस लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियंस को भगवान बनाने की कला है. इंडियंस नो द आर्ट ऑफ मेकिंग गॉड्स. सो यस, करेक्टली, विच इज वाई वी हैव सो मेनी गॉड्स. एंड this is also recognized by our constitution, which says that we have the right of conscience. हम अपने मन में हम मान सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को भगवान. And then we have right to profess. हम पब्लिकली भी कह सकते हैं कि हम इस इंडिविजुअल को या इस मूर्ति को भगवान मानते हैं या इस कॉन्सेप्ट को हम भगवान मानते हैं. There are certain countries in which you are not allowed to publicly profess. आपको पब्लिकली पूजा करने का अधिकार नहीं है. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं. There are certain अरब कंट्रीज जिसमें अब जाके विद हमारी स्टेट की डिप्लोमेसी के द्वारा मंदिर खुले हैं. इन दुबई हमारी स्टेट की डिप्लोमेसी के करके वहां पे मंदिर खुल रहा है. Then you have the right to practice your religion. Right to practice religion के अंदर मतलब आ जाता है that right to religion recognizes all the rituals. जो सारे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग रिचुअल्स भी हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सिग्निफाई करने के लिए. सो वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस रिचुअल्स ऑल्सो इन आवर रिलीजन. देन वी हैव द राइट टू प्रोपगेट. हम अपने रिलीजन के बारे में लिख सकते हैं, हम अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकते हैं. दिस राइट इज ऑल्सो गिवन टू अस. हाउएवर, right to propagate will not include right to influence other and right to force others to join or convert to our religion. आप right to propagate के थ्रू दूसरों को अपने religion में convert नहीं कर सकते. However, like all other fundamental rights, right to freedom of religion भी absolute नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे religion के अंदर औरतों को मारना is allowed या औरतों को एक लोअर स्टेटस देना इज अलाउड. द प्रैक्टिसेस ऑफ योर रिलीजन शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को रिलीजन से ऊपर का दर्जा दिया गया है. एंड यदि आपके रिलीजन की कुछ एक प्रैक्टिसेस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती हैं तो उस प्रैक्टिसेस को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है. यहाँ पे हम दो केसेस को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. वन इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इसे हम वैसे जानते हैं सबरीमाला केस के नाम से. नाउ सबरीमाला एक टेम्पल है केरला के अंदर जहां पे वुमेन को एंटर, गर्भगृह में एंटर करने की इजाजत नहीं थी. ओनली मेन कुड एंटर द मेन sanctum of the temple. So, through this very case, Honorable Supreme Court held that this is an arbitrary rule and it is against the right of equality between men and women and therefore इस चीज को उन्होंने illegal declare किया and women were given right to enter into Sabrimala temple
and even in the Garbhagriha. Then is the case of Shaira Bano versus Union of India. Shaira Bano versus Union of India के अंदर ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट को शरीयत लॉ में उसे इलीगल कह दिया गया and therefore it was made illegal in this very case. In this very the concept of triple talaq, the men had the arbitrary right to divorce their wives whenever they wanted by just uttering triple talaq 3 times. Talaq, talaq, talaq keh ke. Although if we are to go into the depth of this concept, this is somewhat different, but in this very case it was held as unconstitutional. इसके अलावा एक और भी केस था तमिलनाडु में, द केस ऑफ जलीकट्टू, जहां पे बुल रेस को कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया था. इट वाज मेड इलीगल as it was cruel to animals. However, thereafter certain laws were brought in under the pressure of the people to make it valid again. Now, within right to freedom of religion, you have Article 26, which is right to manage religious affairs. In order to practice your religions, people establish certain religions, certain institutions, and through those institutions people also perform certain charitable activities. So this very article gives you right to maintain such institutions for the propagation of your religion, for the practice of your religion, and for charitable purposes. And you have the complete right to manage these institutions within by yourself. स्टेट आकर उन इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर नहीं कर सकता. जैसे कि राधा स्वामी सत्संग संघ है एंड निरंकारी संघ है. सो ऐसे ही कई सारे जो रिलीजियस अफेयर्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव बीन गिवन राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स. दे हैव आल्सो बीन गिवन राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, movable or immovable in their name, in the name of their institutions, and also to administer this property. इन property को कैसे manage करना है, ये right भी उनको दिया गया है. Then moving forward to Article 27. Article 27 gives freedom from taxation in practice of religion. For example, आपने मंदिर खोला हुआ है, कोई मंदिर ट्रस्ट बनाई हुई है एंड उसमें लोग पैसे डोनेट कर रहे हैं मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए. So उस पैसे पे सरकार टैक्स नहीं लगा सकती. अगर आप कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसी जगह कोई एक छोटा मोटा बिजनेस करके आगे उसे पब्लिक के लिए काम आ रहा है उससे जो पैसा, तो उस पे भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता. सेकेंडली, द स्टेट कैन नॉट ऑल्सो स्पेंड पब्लिक मनी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. अब यहां पे ध्यान रखिए, हमने ये नहीं कहा कि स्टेट बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च सकती रिलीजन के ऊपर. हमने ये कहा है कि स्टेट किसी एक रिलीजन पे पैसा नहीं खर्च सकती. स्टेट सभी रिलीजन में पैसा दे तो इट इज फाइन. सो इन दिस वेरी मैनर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा सेक्युलरिज्म है, दैट इज एन एक्टिव सेक्युलरिज्म. स्टेट रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करता, स्टेट सभी रिलीजन के साथ चलने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, हज यात्रा के लिए स्पेशल सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है एवरी ईयर. फॉर एग्जाम्पल, कुंभ मेलाज ऑर्गेनाइज करे जाते हैं स्टेट के द्वारा एंड सारी अरेंजमेंट्स करी जाती हैं स्टेट के द्वारा. देन वी हैव आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. नाउ, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया आर्टिकल 27 के अंदर कि स्टेट पैसा दे सकता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को. सो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि स्पेसिफिक किसी रिलीजन द्वारा चलाए गए हैं लेकिन जिन्हें स्टेट फंड मिलता है, उन इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू टेक एनी रिलीजियस क्लासेस. उनके लिए कंपल्सरी नहीं किया जा सकता कि उन्हें उन रिलीजियस क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है. For example, we are having various convent schools. They are having CBSE authorization. However, in those, and they also receive funds from the government. However, those convent schools cannot force you to take certain religious instructions from them. And the same goes with other schools established and run by other religions having state funds.
जिनको स्टेट फंड्स से जिनको सब्सिडाइज किया जाता है। द नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नाउ in our country there is extreme diversity of cultures. छोटे छोटे areas में very small populations are having different cultures, they are having various other languages. So Article 29 provides the right to all these people to protect, preserve their script, their language, their culture. And why is it done now? Why was there a need to provide for this very right explicitly? Our country, only Schedule 8 incorporates 22 languages. Schedule 8 में 22 languages को recognize करता है हमारा constitution, whereas there are so many other languages which are spoken in this country which are not yet recognized. And languages के ऊपर there has been a history in which there has been confrontation amongst people. श्रीलंका के अंदर तमिल और सिनलीस के बीच के अंदर हमने confrontation देखी हुई है, and in a similar manner there has been bloodshed between linguistic minorities, linguistic divisions of society, and therefore it was felt necessary by the constitution makers in order to incorporate this very right to preserve our language and culture and give this right to all the individuals. So, however, no denial of admission on grounds of religion, race, caste or language by institutions maintained by state funds. There are certain cultures even for which the state is providing funds in order to conserve them. There are cultures which are so vulnerable, there are languages which are so vulnerable to extinction that state provides funds to conserve them. So in institutions जहाँ पे state ने ऐसे institutions खड़े करे हैं जहाँ पे स्टेट फंड्स के द्वारा उन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है, उस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे यदि कोई इंडिविजुअल एडमिशन के लिए जाता है, सो दैट इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन ऑन ग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज. देन वी हैव आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 गिव्स minorities the right to establish and administer educational institutions. Religious minorities जो हैं या और भी किसी तरीके की जो minorities है, linguistic minorities हैं, they have the right to establish their own educational institutions, and they have the right to admit people from only their own religious minorities. This is done so that if minorities want to promote education within themselves, they want to take any personal efforts and invest their own funds to provide education to their members of their own society, so they can do it. Moving ahead, we have right to constitutional remedies, which is given under Article 32. Article 32 के बारे में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है. Which article was said by Dr. B.R. Ambedkar as the soul of the Constitution? So, B.R. Ambedkar जी ने Article 32 को as soul of the Constitution बताया. He said that this is perhaps the most important article amongst all the articles in the Constitution. Why is it so? Because this very article gives the right of the individual to go to the courts in order to exercise, in order to enforce their fundamental rights. If there is a violation of an individual's fundamental right, so Article 32 gives them the remedy, the right to seek remedy against that thing. Under Article 32, an individual can directly go to the Supreme Court in order to remedy the violation of his fundamental rights. So, आप हमारे लैंड की हाईएस्ट कोर्ट में जा सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट किसी ने वायलेट किया है, एंड वो हाईएस्ट कोर्ट आपको रेमेडी देगा, आपकी फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करेगा. सो आर्टिकल 32 वाज आल्सो सेड टू बी अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके से अमेंड करके ये राइट नहीं लिया जा सकता, सो दैट ये राइट आपसे ना लिया जाए, which is why this right to seek remedy was itself made a fundamental right. आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया रेमेडी सीख करना भी. So, under this very right, SC Supreme Court
can issue writs to address the violation of any fundamental right. The High Court has also been given the right to issue writs in order to enforce fundamental rights under Article 226. सुप्रीम कोर्ट को 32 आर्टिकल 32 में पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की, एंड हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दी गई है पावर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए. नाउ इट कैन बी आस्क्ड दैट हु हैज अ वाइडर पावर, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26. सो the answer is that the High Court are having wider power under Article 226. The scope of Article 226 is wider than Article 32. ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वेयर एज आर्टिकल 226 के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स विच आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन के अगेंस्ट भी हम हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, नॉट सुप्रीम कोर्ट. What are legal rights? Basically, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं जिन्हें कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी और पार्ट्स के अंदर भी कुछ एक राइट्स दिए गए हैं विच आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स. ऑल्दो गवर्नमेंट उन राइट्स को बाय मीन्स ऑफ एन अमेंडमेंट हमसे ले सकती है, हाउएवर जब तक वह राइट्स वहां पे हैं तब तक अगर यदि आपको उन राइट्स को इन्फोर्स कराना है, सो अंडर आर्टिकल 226 यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट. नाउ एज आई सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर फंडामेंटल राइट्स टू यू. अब रिट्स क्या होती हैं? रिट्स होती हैं रिटन कमांड. ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जनरली a question can be asked asking you the meaning of any writ, or it can ask you to tick which all writs are available to you or not. Now the first writ is habeas corpus. अब habeas corpus का मतलब है that you shall have the body. Corpus का मतलब body. So this writ can be issued. This is only one writ. 5 रिट्स में से, इन 5 पावर में से ये एक लौती पावर है विच कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बोथ अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. अब होता क्या था, जैसे वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन मैटर्स ऑफ डिटेंशन, an individual was generally detained by the police and he was not presented in front of the court for time well beyond those 24 hours. So if an individual has not been produced in front of the court, then an individual, anyone can go to the court and file a writ of habeas corpus, and then the court can direct the police to present that very individual in front of the court. बिना इल्जाम लगाए उस इंडिविजुअल को आप अंदर नहीं रख सकते. ऑल्सो अगर किसी इंडिविजुअल को एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने कैद करके रख लिया, उस प्राइवेट इंडिविजुअल ने उसे कहीं कन्फाइन कर लिया, तब भी यू कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क देम टू रिलीज दैट वेरी इंडिविजुअल. हम आए दिन न्यूज़पेपर में केसेस देखते रहते हैं जहां पे पेरेंट्स अपनी बच्चों को लॉक कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लव मैरिजेस. सो when an individual is above the age of 18 years, तब उनके पेरेंट्स उन्हें अंदर लॉक नहीं कर सकते. सो हम ऐसे कई सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे उस इंडिविजुअल का जो पार्टनर है जिससे वे शादी करना चाहते हैं, he can go to the Supreme Court and say that this very girl has been confined to her house by their parents against her wishes. उस सिनेरियो के अंदर कोर्ट रिट जारी कर सकता है उसके पेरेंट्स के खिलाफ और कह सकता है उसके पेरेंट्स को कि भैया आप अभी के अभी अपनी बेटी को हमारे सामने पेश करें. एंड देन द कोर्ट विल आस्क दैट वेदर शी वाज बीन कन्फाइंड विद हर ओन नॉलेज एंड विद हर ओन कंसेंट और नॉट. Then we have the writ of mandamus. Mandamus means we command. It is a command issued by the court to a public official to perform his duties. Now, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने कई बार देखा है जो लोगों को मेन प्रॉब्लम आती है ब्यूरोक्रेसी से, वो ये है कि अफसर अपने काम नहीं करते हैं. उनकी ड्यूटी है कुछ काम करने की, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं करते हैं. इस सिनेरियोज में भी आप जा सकते हैं कोर्ट के पास एंड यू कैन गेट a writ of mandamus issued against those officers. And
through that very writ, the court directs those public officials to go and do their duty. Then we have the writ of prohibition. Prohibition का मतलब है prohibit करना, रोकना. It is issued by a higher court to a lower court to prevent the latter from exceeding its jurisdiction. This writ is not available against administrative or legislative authorities. Now, many a times, as I said, that the laws are so complex and the courts are having so much discretions, there is a possibility कि आपके against किसी judicial body के अंदर कोई केस चल पड़े और वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहा हो. However, उस जुडिशियल बॉडी के पास आपके अगेंस्ट उस एक्शन को लेने की पावर ही ना हो. Then what can you do? Then the higher court, which in this very case can be the high court, या फिर हाई कोर्ट के को भी अगर डायरेक्ट करना है, then it can be the supreme court. The higher court has the power to issue the writ of prohibition against that very lower court, saying the court कि आप अपनी इस एक्टिविटी को तभी की तभी रोक दें, आप इस केस को तभी की तभी, अपनी प्रोसीडिंग्स को तभी बंद करें. दिस इज डन इन सिनेरियोज जब एक लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को, जो उसकी पावर है, उसको वह एक्सीड कर रहा हो. हाउएवर, दिस रिट इज नॉट एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. देन वी हैव द केस ऑफ सर्जरी. नाउ, रिट ऑफ सर्जरी का मतलब है टू सर्टिफाई, टू बी इन्फॉर्म्ड. एक हायर कोर्ट किसी भी अपने लोअर कोर्ट को या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये रिट इशू कर सकता है. एंड इस रिट के द्वारा द हायर कोर्ट कैन आस्क द कोर्ट, द लोअर अथॉरिटी, टू ट्रांसफर दैट वेरी मैटर टू इटसेल्फ, या फिर उस मैटर को बंद करने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं. व्हेन इज दिस डन? When that very lower authority या फिर वो lower court either has exceeded their jurisdiction, या फिर उनके पास वह jurisdiction ही नहीं है वो काम करने की, या फिर there is error of law, excess jurisdiction, lack of jurisdiction और error of law, कि कोई गलत कानून इंटरप्रेट करके आपको सजा दी जा रही है. Supposedly आप एक बॉटल ऑफ लिकर कैरी कर सकते थे एंड आपने वही एक बॉटल लिकर कैरी करी है, लेकिन फिर भी उस अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट केस शुरू कर दिया, प्राइवेट पुलिस ने आपको अंदर रख लिया. उस टाइम पे यू कैन गो टू द कोर्ट एंड से एंड सीक अ रेमेडी दैट टू आस्क दैट वेरी ऑफिसर टू एट दैट वेरी टाइम रिलीज यू. देन वी हैव द रिट ऑफ क्यो वारंटो. It literally means by what authority or warrant it is issued by the court to inquire into a claim of an individual to a public office. Now, हमने देखा ऊपर prohibition के अंदर we cannot go exercise this writ against the administrative bodies. So, अगर administrative body कोई एक action ले रही है जो कि उसकी jurisdiction के बाहर है, तो हम उसके against writ of prohibition नहीं ले सकते, but हम उसके against writ of quo warranto ले सकते हैं. क्यो वारंटो में कोर्ट पूछता है उस अथॉरिटी से कि भैया आप ये बताइए हमें कि आप किस पावर के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस रेपुटेशन, किस ओहदे के तहत आप ये पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं. सो देयर आर मेनी सिनेरियोज इन विच द इंडिविजुअल इज नॉट इवन हैविंग द पावर to do that very activity, to perform, to administer those activities, still that very individual is doing it. So in those scenarios, a writ of quo warranto can be issued against those individuals. So kindly remember all these very writs. These are extremely important for the examination point of view. There is a high probability कि इन writs के ऊपर से कोई ना कोई एक question पूछा जा सकता है. Moving forward, we have Article 33. So Article 33 gives the power to the Parliament to limit the application of fundamental rights to armed forces. Armed forces such as Navy, Army and Air Force के अंदर fundamental rights को लिमिट किया जा सकता है. इवन पुलिस के अंदर भी fundamental rights की application को लिमिट किया जा सकता है. Why so? It is done so as to impose discipline amongst them. For example, आप ये मानिए कि यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो एंड हर एक जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकता हुए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हुए, सो दिस विल नॉट बोर्ड वेल इन द आर्म्ड फोर्सेस. अगेन, there are certain aspects of the jobs which can only be carried out by men,
अगर वुमेन भी आके ये कह दें कि नहीं हमें भी यही करना है, then how are they supposed to handle those situations? However, in a landmark judgment of Secretary of Defense versus Babita Punia and others, इसे लिख लीजिए, Secretary of Defense versus Babita Punia and others, ये एक recent judgment है in which women were given eligibility to seek permanent commission in the army under certain categories. परमानेंट कमीशन क्या होता है? आर्मी के अंदर दो कमीशन होते हैं, बेसिकली दो तरीके की जॉब्स होती हैं. वन इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, द अदर इज परमानेंट कमीशन. शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आपको नौकरी मिलती है 10 साल के लिए, उसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाता है. हाउएवर शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स के पास राइट है कि उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जिसके तहत सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन भी दे दिया जाता है. फॉर फुल टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें रख लिया जाता है. And on the other hand, permanent commission is for entire 30 years and till the age of retirement service के लिए. So, by the case of Secretary of Defense versus Babita Punia and others, Supreme Court ने women का रास्ता खोल दिया to seek permanent commission in army under certain positions. Then we have the Article 35. Article 35 gives the power to form laws to enforce fundamental rights to the Parliament. अब फंडामेंटल राइट्स हमने सारे पढ़ लिए. हमने देखा था अंडर फंडामेंटल राइट्स जो कि था राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जिसके तहत गवर्नमेंट ने उन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए लॉज बनाए. द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989. सो आर्टिकल 35 gives the right to the parliament only to make laws in order to enforce fundamental rights. सिर्फ पार्लियामेंट को ही ये राइट क्यों दिया गया है? So that a uniformity of laws can be maintained throughout the country. अब यहाँ पे moving forward, we need to know about rights to property. एक बहुत ही famous phrase है that a man can forgive the murderer of his father but not the loss of his patrimony. इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल अपने फादर के मर्डरर को तो एक टाइम पे आके माफ कर सकता है, बट उसे जो अपनी फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी थी, यदि वो उससे छिन जाए और जिस इंडिविजुअल ने उससे वो प्रॉपर्टी छीनी है वह उसे कभी माफ नहीं कर सकता. Such is the attachment of individual with respect to property. So, at the time of independence, the constitution makers had incorporated the right to property under fundamental rights itself. As you can know, as you can sense, that there was a huge number of people, influential people, who had provided support to the independence movement, जो कि landed class थी, aristocracies थी, and they had huge amount of properties. So, उनके influence में कह लीजिए या एक अमेरिकन आइडियल्स के तहत भी कह लीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद इन आर्टिकल 19(1)(f). हमने जी तक पढ़े थे, एक एफ भी था जिसके अंदर इट वॉज प्रोवाइड एंड आर्टिकल 31. आर्टिकल 19(1)(f) प्रोवाइड करता था दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एंड आर्टिकल 31 प्रोवाइड करता था एन इंडिविजुअल्स राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. आर्टिकल 19 आपको प्रॉपर्टी रखने के लिए राइट देता था और आर्टिकल 31 आपको राइट देता था अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता. नाउ जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, द फर्स्ट रिफॉर्म्स दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू ब्रिंग इन वर द लैंड रिफॉर्म्स. वो सबसे पहले हमारा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर. हाउएवर लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी was one that was in between, and therefore it was because of right to property that we had to bring in the first constitutional amendment act. Now, by 44th constitutional amendment act, article 19(1)(f) and article 31, which gave right to property under part 3, which made right to property as a fundamental right under part 3 of the constitution, these were repealed by constitutional 44th amendment act.
The Supreme Court has held that right to property is not part of the basic structure of the Constitution. And after that, right to property was made a legal right and it was incorporated in Article 300A in Part 12th of the Constitution. So इसे legal right बनाने का ये मतलब हो गया कि now the government can make laws and curtail this right. However, when it was a fundamental right, it wasn't within the power of the government to curtail this very right. Now, as I told you in the beginning of the lectures, that certain fundamental rights which are given in Part 3 are available to only citizens, and there are others which are available to all the persons, be they be citizens or they be foreigners. So, when you are going to go through this lecture once again, this table can help you in order to remember those things. By means of this table and this table, I have segregated the rights which are available to citizens only and those available to all the both citizens and aliens. So try and remember these things, and this very part is very important with respect to the examination. So in this very manner, we have covered perhaps the most important and lengthiest topic in Constitution, that was of fundamental rights. So should you have any doubt with respect to the lecture or any questions with respect to the lecture, feel free to write it down in the comment section. I would definitely come back to you. And this was all with respect to today's lecture. In the next lecture, we will come up with the directive principle of state policy. Till then, keep up with the preparation and best of luck for all your efforts to get to clear this examination. The examination for 3-year law entrance exam is now scheduled in August in the first week, and the examination for 5-year law entrance exam for this period has been scheduled in the second week of August. As per my knowledge, it is 18th of August. So the time, although we are having still sufficient time in order to cover this entire syllabus, so feel free from the aspect of legal aptitude, we will be able to cover up this syllabus well in time. Thank you and have a nice day.